गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपनी जियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अर्थात यह बुक अपने पढ़ रहे थे और इस बुक में अपने 2 इकाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, या आपने कहे कि 3 चैप्टर अपने इस बुक में पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर अपने सिलेबस में है नहीं। आज अपने बात करेंगे भैया 5वें चैप्टर की, जो इकाई 3rd का 5वां चैप्टर। ठीक है, 5वां चैप्टर जो है उसका नाम है अपने प्राथमिक क्रियाएं अर्थात प्राइमरी एक्टिविटीज। इस चैप्टर की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो बात करते हैं कि साहब ये क्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे अपना चैप्टर का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? आर्थिक क्रिया से होता है। तो अब यहां पे बात आती है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब यह सीधा सा ध्यान रखो, व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो वह क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब ये क्रिया कई प्रकार की होती है, आर्थिक भी होती है, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, धार्मिक भी, कई प्रकार की क्रियाएं हैं। लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने को क्या पढ़ना है? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रिया भैया या ऐसा कोई कार्य जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिससे हमें आमदनी होती है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, वह क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब ये अपने आर्थिक क्रियाएं जो है उन आर्थिक क्रियाओं को अपने कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है भैया। पहली हो गई प्राथमिक क्रिया, दूसरी हो गई द्वितीय क्रियाएं, तीसरी हो गई तृतीय क्रियाएं और चौथी हो गई चतुर्थक क्रियाएं। अपने यहां पर इस चैप्टर में कौन सी क्रियाओं की बात करेंगे? प्राथमिक क्रियाओं की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो रही है? आय प्राप्त हो रही है, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की भैया? 4 प्रकार की। अब बात करते हैं प्राथमिक क्रियाएं अर्थात प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो भैया, प्राथमिक क्रिया क्या होती है भैया, किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पर्यावरण पर डिपेंड करती है। ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है, धरातल पर डिपेंड करती है, वो क्रियाएं कैसी कहलाएगी? प्राथमिक क्रियाएं। और इन क्रियाओं से भैया हमें कैसे संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? प्राकृतिक संसाधन है उनसे के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि प्रकृति के द्वारा कौन कौन से साधन हमको प्रदान किए गए हैं। हवा है, जल है, अपने वायु है, अपने धरातल है। ये कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण पर निर्भर करती है या ऐसी क्रियाएं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को काम में लिया जाता है या ऐसी क्रियाएं जिनमें उत्पादन जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, प्रकृति के द्वारा उत्पादन होता है, वो सारी क्रियाएं अपने कौन सी क्रियाएं हो गई? प्राथमिक क्रियाएं। तो यहां पे ध्यान करना भैया, पर्यावरण पर निर्भर करती है और कौन से संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? प्राथमिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो भैया देखो, सबसे प्राचीन उदाहरणों में अपने कौन से आते हैं? आखेट। आखेट किसको बोलते हैं? अपने शिकार करना, जंगली जानवरों को मारना, उनका शिकार करना भोजन के लिए। आखेट हो गया, भोजन संग्रह हो गया, पशुचारण है, मछली पालन है, कृषि है, खनन है। ये सब कौन सी क्रियाओं के उदाहरण है भैया? प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं भैया। आदिमकालीन मानव, आदिमकालीन मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समय का जो मानव था भैया वह अपना जीवन निर्वाह मतलब अपना जीवन बसर करने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कौन सी प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से करता था? भोजन संग्रह और आखेट या शिकार जैसी प्राथमिक क्रियाएं करता था। भैया ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे प्राचीन प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? तो भोजन संग्रह और आखेट, ये सबसे प्राचीन जो है या सबसे पुरानी जो है वो क्या है? प्राथमिक क्रिया। क्योंकि भैया प्राचीन समय में मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। जंगलों में रहकर वह क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था, उन्हीं के माध्यम से क्या करता था? अपना जीवन बसर करता था। जंगली जानवरों को मारकर खाता था, उनका शिकार करता था। वही तो था उनके अपने भूख मिटाने का साधन, क्या था? जंगल ही थे। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन क्या है? प्राथमिक क्रियाएं है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो भैया, अब बात आती है कि ये आखेट, भोजन संग्रह जैसी, ये शिकार जैसी प्रक्रिया जो है वो कहां पर की जाती है? किन क्षेत्रों में होती है? देखो भैया, ऐसे जो प्राथमिक क्रिया है वो कहां पर होगी? अति शीत
और अति गर्म वाले क्षेत्रों में। अति शीत और अति गर्म क्षेत्रों में। अति शीत का मतलब जहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ती है, जहां पर बर्फीले क्षेत्र है, या अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में। ठीक है। दूसरा अपने भैया इस कार्य जो है भोजन संग्रह और आखेट का जो कार्य है, इस कार्य में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें भैया पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। आप जंगल में शिकार कर रहे हो, शिकार के लिए आपको क्या चाहिए? औजार वगैरह चाहिए। उस समय का मानव जो था, उस समय के मानव को तो पास में औजार भी जो थे वो पत्थरों के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है। और वर्तमान समय में तो अपने जैसे बात करें तो शिकार वगैरह पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध भी लगा दिए। तो मतलब ये जो कार्य था, इस कार्य को करने के लिए जो है वो पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, और अगर होती भी है तो नॉर्मली। नंबर 3 अपने कह सकते हैं भैया इसमें भोजन अधिशेष के रूप में नहीं रहता। किसमें? इन क्रियाओं में भोजन जो है वो अधिशेष के रूप में नहीं रहता। अधिशेष के रूप में रहेगा कहां से? वो इतना ही शिकार करते थे, इतना ही होता था उनसे कि उनका पेट भर सके। तो यहां पर भोजन अधिशेष, अधिशेष का मतलब खाने पीने के बाद में शेष बचा हुआ। ठीक है। तो अधिशेष कहां से रहेगा? वो पूरे दिन में इतना ही शिकार करते थे, उनसे उनके परिवार का एक प्रकार से पेट भरता था, तो वो अधिशेष कहां से रहेगा? इसके अलावा कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये 2 बार हो गया क्या अपने? ठीक है। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसमें? शिकार में। अब शिकार कर रहे हो, शिकार में आपको कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है क्या? उसमें ये थोड़ी कि आपको बीटेक का कोर्स करना जरूरी है, आपको एमएससी की होनी चाहिए, ये तो है नहीं। तो कहने का मतलब हो गया इसमें टेक्नोलॉजी की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये जो कार्य है, इन कार्यों के लिए जो औजार होते थे भैया, वह किसके बने होते थे? या तो पत्थर के, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को तोड़ मरोड़ के, उनको एक प्रकार से घिस करके, उनको काट छांट करके नुकीले आकार के रूप में परिवर्तित कर देते। या फिर जो लकड़ी होती थी, उस लकड़ी के क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। किनके द्वारा? आदिम कालीन मानव के द्वारा। जब वह कौन से कार्य करता था? भोजन और आखेट या शिकार के जब कार्य करता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब बात करते हैं आधुनिक समय में भोजन का क्या होने लग गया? व्यापारीकरण होने लग गया। जो भोजन था उस भोजन का क्या होने लग गया? व्यापारीकरण होने लग गया। व्यापारीकरण किनका हुआ भैया? अपने जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जंगलों से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां है, उनकी जो छाल है या औषधीय पौधे जो है, उनको क्या किया जाने लगा? व्यापार या उनको बाजार में बेचा जाने लगा। क्यों बेचा जाने लगा? इसलिए बेचा जाने लगा भैया क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे पत्तियां होती है, इन पत्तियों से कई पेय पदार्थ बनते हैं, इनसे अपने औषधीय पौधों से दवाइयां बनती है, इन्हीं पेड़ पौधों से कपड़ों का निर्माण होता है, इन्हीं पत्तियों से अपने कागजों का निर्माण होता है, या जो छाल होती है, इस छाल से अपने चमड़ा बनाते हैं, इसी छाल से अपने कुनैन बनाते हैं, इसी छाल का प्रयोग जो है वो कॉर्क तैयार करने में किया जाता है। तो ऐसे कई कार्य जो होने की वजह से क्या हुआ? आधुनिक समय में इसी भोजन का क्या होने लग गया? व्यापारीकरण होने लग गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो भैया, यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं भैया कई बार छोटा सा, चिक्कल क्या है? चिक्कल देखो भैया, ध्यान रखना, चिक्कल क्या है? देखो, च्युइंगम खाई हुई है क्या कभी? च्युइंगम, बूम बूम बूमा जिसको बोलते हैं, चिंगम जिसको बोलते हैं अपने। ठीक है। तो ये च्युइंगम जो होती है भैया, इस चिंगम को अपने जो चबाते हैं, तो चबाने के बाद में जो लास्ट में उसका जो हिस्सा बचता है, च्युइंगम को चबाने के बाद शेष बचा हुआ भाग, मतलब अपने च्युइंगम चबा ली। जैसे मान लो आप च्युइंगम ले रहे हो, सेंटर फ्रेश आपने ले ली, 15-20 मिनट आपने खा ली, खाने के बाद में उसका जो लास्ट का जो हिस्सा बचता है ना, उसको क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं। और यह कौन से वृक्ष के दूध से बनता है? यह ध्यान रखना है भैया। जेपोटा वृक्ष जो होता है उसके दूध से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। फिर उसी चिंगम में अपने थोड़ा बहुत शर्करा वगैरह है, चीनी वगैरह है, या कुछ अपने मान लो एक्स्ट्रा कोई आइटम डालने की वजह से उसको क्या कर देते हैं? स्वादिष्ट कर देते हैं। लेकिन अपने को इतना नहीं ध्यान रखना है, सीधा इतना ध्यान रखना है, चिक्कल जो है ये क्या है? ये जेपोटा वृक्ष से दूध से बनता है। होता क्या है? च्युइंगम को चबाने के बाद शेष बचा हुआ भाग। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया पशुचारण। पशुचारण सब आप जानते हो, सिंपल सी बात है। क्या करना? पशुओं को पहले पालो और पालकर उनको क्या करो? चराओ। मतलब पशुओं को चराना ही क्या है भैया? पशुचारण है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर भैया अपने पशुचारण जो है अपनी बुक के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के या 2 भागों में पशुचारण को अपने डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो आता है वो है अपने चलवासी पशुचारण, और सेकंड जो है वो कौन सा है? वाणिज्य पशुधन
पालन। अब यहाँ पे बात आती है सर चलवासी कौन सा होता है और वाणिज्य पशुधन पालन क्या है। देखो भैया पहले इसकी चर्चा करते हैं, दोनों को अलग अलग आपको समझाऊंगा। एक अंतर के हिसाब से मैंने बताया, हो सकता है आपको याद करने में भी आसानी रहे। बुक के अकॉर्डिंग आप नहीं समझ पाओगे भैया, यहां से चाहे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आपको अंतर पूछ ले, हो सकता है आपको एक एक पूछ ले, तो आप जैसे भी हो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। देखो चलवासी पशुचारण, पहले इस वर्ड के ऊपर आओ। चलवासी मतलब ये क्या करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कभी भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। तो मतलब जो घूम घूम के पशुओं को चराते हैं, कभी इधर चले गए, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, वो पशुचारण कैसा होगा, चलवासी। ठीक है, देखो भैया क्या क्या होता है इसमें। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है, मतलब अपना जीवन बसर करने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए यह चलवासी पशुचारण किया जाता है। फर्स्ट बात। नंबर 2, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं या स्थानांतरित होते हैं। ये बात अभी मैंने बता दी। गर्मियों में और किधर चले गए, गर्मियों जैसे मान लो गर्मी आ गई, गर्मी में कहाँ जाएंगे, गर्मी में पर्वतीय क्षेत्रों पर तो चले जाएंगे, और सर्दी आ गई तो सर्दी से पर्वतीय क्षेत्र से कहाँ आ जाएंगे, मैदानों में आ जाएंगे। तो ये लोग जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहते भैया, कभी इस क्षेत्र में चले गए, कभी उस क्षेत्र में चले गए, इस प्रकार से घूमते हुए ये पशुचारण करते हैं। नंबर 3, पशुओं की देखभाल कम होती है। ये जो पशुपालक होते हैं भैया, इनमें पशुओं की देखभाल कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो व्यापार करने का कार्य नहीं है, इनके पास में पशु जो है वो एक हाई क्वालिटी के या प्रोफेशनल या आपने कहे कि पालतू पशु नहीं होते इनके पास में। ये कुछ भी पाल सकते हैं, मान लो आपने गधे भी इनके पाल लिए, गाय भी पाल ली, भैंस भी पाल ली, इन्होंने बकरी भी पाल ली, इन्होंने मान लो कुछ भी सुअर भी पाल लिया, कोई भी इनका पशुपालन हो सकता है। तो इनके जो पशु होते हैं उनकी देखभाल कम होती है। क्यों? क्योंकि ये गरीब व्यक्ति होती है, इनके पास पैसे की वैसे भी कमी होती है, तो इनके पशुओं की देखभाल क्या होती है, कम होती है। ऐसे नहीं कि उनके लिए कोई फार्म हाउस वगैरह होता है और उनको विशेष सुविधाएं होती है, नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्रकृति के अनुसार ये पशु अपने जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा यह प्राकृतिक चारे या घास पर निर्भर रहते हैं भैया, इनके लिए अलग से कोई विशेष सुविधा नहीं की जाती इन पशुओं के लिए। ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, प्रकृति के अंदर जो भी घास फूस उगा हुआ है उसी को खाकर या चारागाहों में चरकर ये अपना जीवन बसर करते हैं, वहीं पर खाकर अपना पेट भरते हैं। एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। गाय भी पाल ली, भेड़ पाल ली, भैंस भी पाल ली, सभी का एक ही अपने समूह बना लिया और उनको चरा रहे हैं। कुछ गधे भी है उसमें, कुछ घोड़े भी है उसमें, कुछ भैंस भी है उसमें, कुछ लड़नियां भी है उसमें, कुछ ही मान लो। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं। इनके चारागाह होते हैं भैया, वो निश्चित होते हैं। निश्चित मतलब ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चरा लो, इनके लिए फिक्स जगह होती है कि आप यहीं चरा सकते हो। और हर पशुपालक के अलग अलग चारागाह होते हैं, समझ रहे हो। जो पशुपालक जो मतलब पशुओं को चराने का या पालने का काम करते हैं, तो इनके भैया चारागाह भी निश्चित होते हैं कि ये चारागाह मेरे हैं, ये चारागाह मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो आपके इन चारागाहों की संख्या जो होती है इनकी क्या होती है, निश्चित होती है। वो अपने अपने चारागाह में ही अपने पशुओं को चरा सकते हैं। ये तो हो गया भैया चलवासी पशुचारण। अब कौन सा आता है, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य, यहां से अर्थ निकालो भैया। वाणिज्य मतलब ऐसे पशुचारण जो का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना होता है, बिजनेस करना होता है या पैसे कमाना होता है, वह कौन सा होगा, वाणिज्य। देखो पहली बात तो यही आ गई, यह कैसा पशुपालन है, पूंजी प्रधान पशुपालन है। क्योंकि इससे भैया आपको पूंजी मिलती है और पूंजी इसमें लगाई भी जाती है, पूंजी प्राप्त भी होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास में पैसे, उसने मुर्गी फार्म कर लिया, अब पैसे लगाए भी हैं और मुर्गी फार्म करने से उससे क्या होगी, इनकम भी हो गई। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, पूंजी प्रधान पशुपालन है। दूसरा यह व्यवस्थित पशुपालन है। व्यवस्थित मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी जानवर को ले लिया, किसी पशु को ले लिया, कहीं भी चराने जा रहे हो, नहीं। यहाँ पर पशु एक ही नस्ल के होंगे, एक ही जाति के। जैसे गाय है तो गाय होगी, भैंस है तो भैंसे होगी, मुर्गियाँ है तो मुर्गियाँ होगी। और इनके क्या होते हैं भैया, फार्म हाउस होते हैं। जैसे मुर्गियों का फार्म हाउस हो गया, गायों का फार्म हाउस हो गया। ठीक है। नंबर 3, केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशु को ही पाला जाता है। यह भी मैंने आपको बता दी, या तो गाय पाल लेंगे, या मुर्गियां पाल लेंगे, या भैंसे पाल लेंगे, या गाय पाल लेंगे, या घोड़े पाल लेंगे। कोई भी एक विशेष प्रकार का पशु पाला जाता है। और ये जो पशु पाले जाते हैं इनकी क्या होती है भैया, विशेष देखभाल की जाती है।
उनका ध्यान रखा जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पशु मर रहा है तो मरने दो, जिंदा है तो जिंदा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर पशु जरा सा बीमार हो गया तो उसको चिकित्सक सुविधाएं प्राप्त की जाती है, चिकित्सा दिलाई जाती है, उसका इलाज किया जाता है। अर्थात यहाँ पर पशुओं की देखभाल हो रही है, यहाँ पर पशुओं की देखभाल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग होते हैं भैया, इनकी खुद की देखभाल का कोई सतुना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो ये पशुओं की कहां से देखभाल करेंगे? समझ रहे हो आप? इनमें देखो जो प्रमुख पशु आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है। ये ऐसे पशु जो है वो किस में आते हैं? वाणिज्य पशुधन पालन में आते हैं, ठीक है। और ये पशुपालन जो है, वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो मुख्य रूप से कहां किया जाता है? तो ध्यान रखना भैया, आपके न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन क्षेत्रों में भैया अपने क्या किया जाता है? वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। जबकि आपको पूछ ले चलवासी के बारे में, तो चलवासी ध्यान रखना भैया, मैं बताना भूल गया आपको, नहीं लिखा क्या? देखो चलवासी पशुचारण जो है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में किया जाता है। पहला क्षेत्र हो गया भैया उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर कहां तक? अपने चीन तक, ठीक है। दूसरा हो गया भैया अपने यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर यह पशुचारण किया जाता है। और तीसरा अपने दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है वहां पर यह पशुचारण किया जाता है। और चलवासी पशुचारण में क्या होता है? जो पशुपालक होते हैं वो गर्मियों में तो पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और सर्दियों में मैदानी भागों में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह था भैया अपने क्या प्राथमिक क्रियाओं का चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट। यहां पर भैया मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, भोजन संग्रह वैश्विक क्षेत्र, मतलब भोजन संग्रह जो है वो विश्व में किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो ध्यान रखना भैया 2 क्षेत्र है, यहां पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। अब बात आती है गुरुजी उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश कौन से होते हैं? तो भैया देखो जो उत्तरी कनाडा है, उत्तरी यूरेशिया है, दक्षिणी चिली का जो क्षेत्र है वो किस में आएंगे? उच्च अक्षांश में आएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? भोजन संग्रह किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। आपने नाम सुना होगा एस्किमो जनजाति, जो वहां पर कहाँ रहते हैं? बर्फ के घरों में रहते हैं, जिनको इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। इसके अलावा निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश का मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अमेजन बेसिन है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, अर्थात जो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर जो है वहां पर भी भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि विश्व के किन 2 भागों में भोजन संग्रह किया जाता है, या वैश्विक क्षेत्र की बात कर ले भोजन संग्रह के, तो कितने हो गए? अपने 2 हो गए, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश में कौन से क्षेत्र आएंगे, निम्न अक्षांश में कौन से आएंगे, ये आपको बता चुका हूं। अब भैया इस चैप्टर की बात करें आगे की, तो इस चैप्टर में अपने 2 टॉपिक शेष रहे, एक तो कृषि और दूसरा खनन, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।